क्वेश्चन नंबर 61 है हमारे पास, मेरु रज्जु का क्या महत्व है। मेरु रज्जु मुख्यतः प्रतिवर्ती क्रियाओं के संचालन एवं नियमन करने का कार्य करता है। साथ ही मस्तिष्क से प्राप्त तथा मस्तिष्क को जाने वाले आवेगों के लिए पथ प्रदान करता है। अग्र मस्तिष्क के कार्य एवं इसकी संरचना समझाइए। अग्र मस्तिष्क के कार्य, अग्र मस्तिष्क प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस से मिलकर बना हुआ होता है। नेक्स्ट देखिए, इसके कार्य की बात करते हैं अपन। प्रमस्तिष्क के कार्य, ये बुद्धिमत्ता, याददाश्त, चेतना, अनुभव, विश्लेषण क्षमता, तर्क शक्ति का कार्य करता है। थैलेमस देखिए, थैलेमस के कार्य संवेदी व प्रेरक संकेतों का केंद्र है। थैलेमस क्या है? संवेदी व प्रेरक संकेतों का केंद्र है। हाइपोथैलेमस के कार्य, ये भूख, प्यास, निद्रा, थकान, मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति आदि का ज्ञान करवाता है। देखिए, अग्र मस्तिष्क की संरचना की बात करते हैं अपन। प्रमस्तिष्क पूरे मस्तिष्क के 80 से 85% भाग का निर्माण करता है। ये अनुलंब विदर की सहायता से दो भागों में विभाजित होता है, जिन्हें क्रम से दायां व बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध कार्पस कैरोसम पट्टी के से आपस में जुड़े होते हैं। प्रत्येक गोलार्ध में बाहर की ओर धूसर द्रव्य पाया जाता है, जिसे बाहरी वल्कुट कहते हैं, तथा अन्य श्वेत द्रव्य होता है, जिसे मध्यांश कहते हैं, जो मेरुरज्जु के विन्यास से विपरीत होता है। प्रमस्तिष्क चारों ओर से थैलेमस से घिरा होता है। अग्र मस्तिष्क के डायंसिपिलोन भाग पर हाइपोथैलेमस स्थित होता है। तो ये आपके जो अग्र मस्तिष्क है उसकी संरचना हो गई। इसके बाद में हम बात करते हैं अंतःस्रावी तंत्र में हाइपोथैलेमस की क्या भूमिका है। अपन ने कहा था कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसको पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, जबकि हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर कहा जाता है। समझ गए? मास्टरों का मास्टर कहा जाता है। क्यों कहते हैं, ये बात भी अपन कर चुके थे। देखिए, हाइपोथैलेमस द्वारा विशेष मोचक हार्मोनों का संश्लेषण किया जाता है। ये हार्मोन इस ग्रंथि से निकलकर पीयूष ग्रंथि को विभिन्न हार्मोन स्रावित करने हेतु उद्दीपित करते हैं। हाइपोथैलेमस द्वारा दो प्रकार के हार्मोनों का संश्लेषण किया जाता है। मोचक हार्मोन पीयूष ग्रंथि को स्राव करने के लिए प्रेरित करता है। निरोधी हार्मोन, ये पीयूष ग्रंथि से हार्मोन स्राव को रोकते हैं, अर्थात पीयूष ग्रंथि द्वारा हार्मोनों के उत्पादन तथा श्रवण का नियंत्रण करते हैं। इस कारण से हाइपोथैलेमस को अंतःस्रावी नियमन का सर्वोच्च कमांडर कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण द्वारा हाइपोथैलेमस शरीर की अधिकांश क्रियाओं का नियमन करता है। इस हार्मोन को न्यूरो हार्मोन भी कहते हैं। शरीर में समस्थितिका कायम रखने में तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र दोनों समन्वित कार्य करते रहते हैं। फिर देखिए, अग्नाशय के बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी कार्यों को समझाइए। अपन ने बात करी थी अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि ये बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों का कार्य करता है। अग्नाशय एक बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। अग्नाशय पाचक ग्रंथि होने के कारण बहिस्रावी ग्रंथि कही जाती है, क्योंकि इससे निर्मित पाचक एंजाइम नलिका, अग्नाशयी नलिका के माध्यम से ग्रहणी में पहुंचते हैं, अर्थात ये एक नलिका युक्त ग्रंथि है, इसलिए इसे बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। फिर देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं अपन अंतःस्रावी क्यों कहा जाता है। इसके साथ ही इसमें लैगरहंस की दीपिका की उपस्थिति के कारण इसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। इससे स्रावित होने वाले दो हार्मोन क्रम से इंसुलिन व ग्लूकागोन होते हैं। इंसुलिन का प्रमुख कार्य ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर शर्करा, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना है, जबकि ग्लूकागोन इसके विपरीत ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तन को नियंत्रित करता है, ताकि रक्त में शर्करा का स्तर सही बना रहे। इसी कारण से यदि रक्त में इंसुलिन की कमी हो जाए तो रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तथा मधुमेह नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। इसमें नलिकाओं का अभाव होता है, अतः इसे अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से आपके जो लघुत्रात्मक क्वेश्चन थे वो ख़त्म हो गए। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं
निबंधात्मक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र पर एक विस्तृत लेख लिखें। पाचन तंत्र में प्रयुक्त होने वाले एंजाइम के महत्व को समझाएं। तो इसका मैं अलग से एक वीडियो आप लोगों को डाल चुका हूँ। आप चाहो तो उस वीडियो को देख के वो क्वेश्चन जो आंसर मैंने बिल्कुल समराइज़ करके दिया उसको लिख सकते हो। और अगर आपको ये इजी गोइंग लगे तो इस आंसर को आप लिख सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से वो वाला आंसर ज़्यादा सूटेबल है। उसमें सही तरीके से मैंने आपको डायग्राम भी जो मेरे द्वारा बताया गया था कक्षा के अंदर वो डायग्राम भी बताया है, और उसमें शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मैंने तैयार किया है। बाकी इसमें भी अच्छा लिखा हुआ है, मैंने इसमें भी अच्छा कट पेस्ट किया है। आप चाहो तो ये भी याद कर सकते हो, इसमें भी बहुत अच्छा मैंने कट पेस्ट करके पूरा बताया इसके अंदर। तो आप इसको पोज करके आप चाहो तो ये आंसर भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। दोनों ही आंसर सही हैं, दोनों आंसर्स में कहीं कोई कमी नहीं है। आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर आप उस तरीके से करते हो तो, और इस तरीके से करते हो तो भी आपको पूरे ही मार्क्स मिलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, मानव श्वसन तंत्र में श्वास नली, ब्रोंकियोल, फेफड़े तथा श्वास मांसपेशियों का क्या महत्व है समझाइए। देखिए श्वसन तंत्र में श्वास नली, ब्रोंकियोल, फेफड़े तथा श्वसन मांसपेशियों का अग्रलिखित महत्व। पहला है श्वास नली या ट्रैकिया। श्वास नली कूट स्तरीय पक्षमावी स्तंभाकार उपकला द्वारा रेखित सी आकार के उपास्थित छल्लों से बनी होती है। ये छल्ले श्वास नली की को आपस में चिपकने से रोकते हैं तथा इसे हमेशा खुला रखते हैं। ये करीब 5 इंच लंबी होती है। ये कंठ से प्रारंभ होकर गर्दन से होती हुई डायफ्राम को भेदकर वक्ष गुहा तक जाती है। श्वास नली की भीतरी श्लेष्मा कला श्लेष्मा स्रावित करती रहती है। ये दीवार के भीतरी स्तर को नम व लसदार बनाए रखती है, जो धूल के कणों व रोगाणु को रोकती है। इसके बाद में ब्रोंकियोल। देखिए श्वास नली वक्ष गुहा में 2 भागों में बढ़ जाती है। प्रत्येक शाखा को क्रमशः दाईं बाईं श्वसनी कहते हैं। प्रत्येक श्वसनी दोनों ओर के फेफड़ों में प्रवेश करती है। फेफड़ों में श्वसनी प्रवेश के पश्चात ये पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाती है। इन शाखाओं को श्वसनिकाएँ या ब्रोंकियोल्स कहते हैं। श्वसनी तथा ब्रोंकियोल्स मिलकर एक वृक्षनुमा संरचना बनाती है जो बहुत सी शाखाओं में विभक्त होती जाती है। इन शाखाओं के अंतिम छोर पर कूपिकाएँ पाई जाती है। गैसों का विनिमय इन कूपिकाओं के माध्यम से होता है। फिर आते हैं आपके फेफड़े। देखिए फेफड़े लचीले, कोमल, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। ये एक जोड़ी होते हैं, बायां फेफड़ा व दायां फेफड़ा। बायां फेफड़ा 2 पालियों में तथा दायां फेफड़ा 3 पालियों से निर्मित होता है। प्रत्येक फेफड़ा स्पंजी ऊतकों से बना होता है जिसमें कई कशेरुकाएँ पाई जाती है। कूपिका एक कपनुमा संरचना होती है जो सीमांत ब्रोंकियोल के आखिरी सिरों पर पाई जाती है। ये असंख्य केशिकाओं से घिरा होता है। कूपिका में सल की उपकला की पंक्तियाँ पाई जाती है जो कोशिका में प्रवाहित रुधिर से गैसों के विनिमय में मदद करती है। तो आप इसको पोज करके इसका आंसर पूरी तरह से लिख लेना। इसके बाद हमारे पास आता है श्वसन मांसपेशियाँ। फेफड़ों में गैसों के विनिमय हेतु मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। ये पेशियाँ श्वास को लेने व छोड़ने में सहायता करती है। मुख्य रूप से श्वसन के लिए मध्यपट डायफ्राम उत्तरदायी होता है। डायफ्राम के कंकाल पेशी से बनी हुई एक पतली चादरनुमा संरचना है जो वक्ष स्थल की सतह पर पाई जाती है। डायफ्राम के संकुचन से वायु नासिका से होती हुई फेफड़ों में प्रवेश करती है तथा शिथिलन से वायु फेफड़ों के से बाहर निकलती है। इसके अलावा पसलियों में विशेष प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है जिन्हें इंटरकोस्टल पेशियां कहते हैं, जो डायफ्राम के संकुचन व शिथिलन में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त क्या होता है। रक्त के विभिन्न घटकों की विवेचना करें तथा रक्त के महत्व को स्पष्ट करें। देखिए रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ये एक श्यान तरल है जिसके 2 भाग होते हैं, प्लाज्मा एवं रुधिर कोशिकाएं। मनुष्य के अंदर रुधिर का आयतन लगभग 5 लीटर होता है। रक्त के घटक मुख्यतः 2 भाग होते हैं, रक्त के प्लाज्मा और रुधिर कोशिकाएं। अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा तरल भाग होता है इसका प्लाज्मा। रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। ये हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल होता है। रुधिर आयतन का 55% भाग प्लाज्मा का होता है। इसमें 92% जल एवं 8% विभिन्न कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ घुलित या निलंबित या कोलोइड रूप में पाए जाते हैं। इसके बाद में रुधिर कोशिकाएं। रुधिर कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। पहली होती है आरबीसी, इन्हें इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। ये कुल रक्त का 99% भाग बनाती है। ये आकार में वृत्ताकार
डिस्क रूपी उभयावतल एवं केंद्रक रहित होती है, केंद्रक नहीं पाया जाता इनमें। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। इनकी औसत आयु 120 दिन होती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं या WBC देखिए, इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा से होता है। इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इनमें हीमोग्लोबिन का अभाव होने के कारण ये रंगहीन होती है। रंगहीन होने के कारण ही इन्हें श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं। इनमें केंद्रक पाया जाता है, इसलिए इन्हें वास्तविक कोशिकाएं भी कहते हैं। ये लाल रुधिर कोशिकाओं की अपेक्षा बड़ी, अनियमित एवं परिवर्तनशील आकार की होती है, परंतु संख्या में बहुत कम होती है। ये कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, कणिकामय और कणिका विहीन। देखिए कणिकामय आगे फिर से 3 भागों में कणिकामय को बांटा जाता है। पहली है न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल और बेसोफिल। इसके बाद हम बात करें न्यूट्रोफिल जो होती है, कणिकामय श्वेत रुधिर रक्ताणु में इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। न्यूट्रोफिल के अंदर जो कणिकामय रुधिर कहना चाहिए कि न्यूट्रोफिल कणिकामय श्वेत रुधिर रक्ताणु में इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। ये सबसे अधिक सक्रिय एवं इनमें अमीबीय गति पाई जाती है। जिस तरीके से अमीबा गति करता है उस तरीके से गति करती है ये कौन, न्यूट्रोफिल। और ये न्यूट्रोफिल जो होती है, जो आपकी कणिकामय श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में यही होती है। यानी इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी होती है, न्यूट्रोफिल की होती है। इसके बाद हमारे पास आता है कणिका विहीन। कणिका विहीन 2 प्रकार की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट देखिए, ये न्यूट्रोफिल्स की तरह शरीर में प्रवेश कर सूक्ष्म जीवों का अंतर्ग्रहण कर भक्षण करती है। लिम्फोसाइट आपकी 3 प्रकार की होती है। पहली है बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा उत्पन्न करने वाली प्राथमिक कोशिकाएं है, यानी कि सबसे पहले रोगाणु से लड़ने का काम कौन करती है, लिम्फोसाइट। मोनोसाइट महाभक्षक कोशिकाओं में बदल जाती है। मोनोसाइट महाभक्षक तथा न्यूट्रोफिल मानव शरीर की प्रमुख भक्षक कोशिकाएं जो बाह्य प्रतिजनों का भक्षण करती है। अब देखिए जो मोनोसाइट्स होती है, वो मोनोसाइट वृद्धि करके महाभक्षक कोशिका बन जाती है। जैसे वो वृद्धि करके कुछ ग्रोथ कर लेती है तो उन्हें महाभक्षक कोशिकाएं कहने लग जाते हैं। इस प्रकार से जो ब्लड होता है उसके अंदर मोनोसाइट, महाभक्षक कोशिका और न्यूट्रोफिल, ये तीनों ही मिलकर के क्या करती है, बाह्य प्रतिजनों का भक्षण करने का काम करती है। इसके बाद में हमारे पास आते हैं प्लेटलेट्स या बिंबाणु। देखिए बिंबाणु या प्लेटलेट्स ये बहुत ही छोटे होते हैं। इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। रक्त में इनकी संख्या करीब 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। इनकी आकृति अनियमित होती है तथा केंद्रक का अभाव होता है। इनका जीवन काल 10 दिन का होता है। बिंबाणु रुधिर के थक्का जमाने में सहायता करते हैं। इनको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। इसके बाद में रक्त का महत्व, प्राणियों में या मानव शरीर में या सजीवों में जो रक्त का महत्व होता है वो हम पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। इसके साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से पढ़ लीजिए आप। आरबीसी द्वारा ऑक्सीजन और CO2, ये एक्चुअली में CO2 है और ये O2 है, का परिवहन करता है। रुधिर के द्वारा पचे हुए पोषक पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाया जाता है। रक्त समस्त शरीर का तापमान एक समान बनाए रखता है। रक्त शरीर पर हुई चोटों व घावों को भरने में सहायता करता है। प्रतिरक्षण का कार्य करता है। हार्मोनों आदि को आवश्यकता अनुरूप परिवहन करता है और उत्सर्जित उत्पादों को शरीर से बाहर निकालता है। इसके बाद में है मानव मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का विवेचन करें, वृक्क की संरचना को समझाएं। देखिए मानव मूत्र निर्माण, नेफ्रॉन का मुख्य कार्य मूत्र निर्माण करना है। जो मूत्र का निर्माण होता है वो कहाँ होता है, नेफ्रॉन या वृक्काणु के अंदर होता है। मूत्र निर्माण 3 चरणों में संपादित होता है। पहला है छानना या प्रानिस्यंदन, जो कि बोमन संपुट में होता है। दूसरा है चयनात्मक पुनः अवशोषण, मैंने बताया था कि इस तरीके से बोमन संपुट होता है और उसके अंदर से फिर जो इस टाइप का मैंने कुछ बताया था ना, अभी भी मैंने बताया था आप लोगों को, ये यूँ, और मैंने कहा था कि ये यहाँ से निकल के इस तरीके से आती है यूँ और ये निकल जाती है वापस। देखिए ये तो अशुद्ध रक्त को लेकर आती है, यहाँ पर ये छनता है। छनने के बाद में कुछ जो उपयोगी पदार्थ होते हैं उनका फिर से पुनः अवशोषण होता है यहाँ पर, और हेलने के लूप तक पूरा अवशोषण हो जाता है। हेलने के लूप से आगे जो भी द्रव इसके अंदर जाता है नलिका में वो मूत्र होता है। ठीक है, तो ये चर्चा अपन कर चुके थे पहले। देखो छानना या प्रानिस्यंदन, ग्लोमेरुलस में प्रवेश करने वाली अभिवाही धमनिका उससे बाहर निकलने वाली अपवाही धमनिका से अधिक चौड़ी होती है।
इसलिए जितनी रुधिर ग्लोमेरुलस में प्रवेश करता है निश्चित समय में उतना ही रुधिर बाहर निकल पाता है। इसलिए केशिका गुच्छ में रुधिर का दबाव बढ़ जाता है। इस दाब के कारण प्रोटीन के अलावा रुधिर प्लाज्मा में घुले सभी पदार्थ छनकर बोमन संपुट में पहुँच जाते हैं। बोमन संपुट में पहुँचने वाला द्रव नेफ्रिक फिल्ट्रेट या वृक्क निस्यंदक कहलाता है। रुधिर में घुले सभी लाभदायक एवं हानिकारक पदार्थ इस द्रव में होते हैं, इसलिए इसे प्रोटीन रहित छना हुआ प्लाज्मा भी कहते हैं। केवल प्रोटीन का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है। चयनात्मक पुनः अवशोषण देखिए, चयनात्मक पुनः अवशोषण। नेफ्रिक फिल्ट्रेट द्रव बोमन संपुट में से होकर वृक्क नलिका के अग्रभाग में पहुंचता है। इस भाग में ग्लूकोज, विटामिन, हार्मोन तथा अमोनिया आदि के रुधिर में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। ये अवशोषित पदार्थ नलिका के चारों ओर फैली कोशिकाओं के रुधिर में पहुंचते हैं, कोशिकाओं से रुधिर में पहुंचते हैं। इनके अवशोषण से नेफ्रिक फिल्ट्रेट में पानी की सांद्रता अधिक हो जाती है। अब जल भी प्रासरण विधि द्वारा रुधिर में पहुंचे जाता है। इसके बाद में देखिए श्रवण। जब रुधिर वृक्क नलिका पर फैले कोशिका जाल से गुजरता है तब उसके प्लाज्मा में बचे हुए उत्सर्जित पदार्थ पुनः नेफ्रिक फिल्ट्रेट में डाल दिए जाते हैं। इस अवशेष द्रव में केवल अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं जो मूत्र कहलाता है। ये मूत्र मूत्राशय में संग्रहित होता है और आवश्यकता पड़ने पर मूत्राशय की पेशियों के संकोचन से मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। अब बात आती है वृक्क की संरचना की। देखिए वृक्क की संरचना भी ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं आप लोगों को बता चुका। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। वृक्क की संरचना। मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। दोनों वृक्क उदर गुहा के पृष्ठ भाग में डायफ्राम के नीचे कशोरुक दंड के इधर उधर स्थित होते हैं। वृक्क गहरे भूरे रंग एवं सेम के बीच की आकृति के होते हैं, अर्थात इनका बाहरी भाग उभरा हुआ तथा भीतरी भाग दबा हुआ होता है, जिसके मध्य में एक छोटा सा गड्ढा होता है। इस गड्ढे को हाइलम कहते हैं। हाइलम दो भाग से वृक्क धमनी प्रवेश करती है, किंतु वृक्क शिरा एवं मूत्रवाहिनी इससे बाहर निकलती है। मतलब हाइलम से वृक्क धमनी प्रवेश करती है और वृक्क शिरा और मूत्रवाहिनी बाहर निकलती है। बात अपन पहले कर चुके पिछले क्वेश्चन में। बायां वृक्क दाहिने वृक्क से थोड़ा ऊपर स्थित होता है एवं दाहिने वृक्क से आकार में बड़ा होता है। देखिए प्रत्येक वृक्क के दो भाग होते हैं, बाहरी भाग वल्कुट तथा अंदर वाले भाग को मध्यांश कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में लाखों महीन कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं। नलिकाओं की वो वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन कहते हैं। यह वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। प्रत्येक नेफ्रॉन के दो भाग होते हैं, बोमन संपुट और वृक्क नलिका। तो इसका जो डायग्राम है वो ऊपर वाले क्वेश्चन से देखकर आप बना लेना और इसको आप क्या करें लिख लेना आराम से। फिर देखिए नर जनन तंत्र का चित्र बनाइए। मानव में प्राथमिक जनन अंगों की क्रिया विधि समझाइए। देखिए नर जनन अंग का डायग्राम जो मैंने आप लोगों को बताया था क्लास में, वो वाला डायग्राम आप लोगों को बनाना है, वो ज़्यादा ईजी है। ये देखिए ये यहाँ पे वर्षण आपको दिखाया गया है। वर्षण से ये ऊपर जो है अधिवर्षण है, यहाँ से फिर ये शुक्र वाहिनी निकली हुई है जो कि आगे जाके शुक्राशय से जुड़ी हुई है। शुक्राशय आपका मूत्राशय से जुड़ा हुआ है और मूत्राशय और के नीचे ये प्रोस्टेट ग्लैंड आपको दिखाई गई है। फिर यहाँ से निकल के ये जो है शिशन से होता हुआ मूत्र मार्ग और शिशन मुंड आपको दिखाया गया। तो जो इजी गोइंग डायग्राम मैंने आप लोगों को बताया था वो वाला डायग्राम आप बनाना, वो ज़्यादा ईजीएस्ट है। देखिए प्राथमिक जनन अंग। मानव में नर प्राथमिक जनन अंग वर्षण कहलाते हैं। मादा में क्या कहलाते हैं? मादा में अंडाशय होता है, नर में वर्षण होता है। वर्षण की संरचना के बारे में बात करते हैं। देखो मानव में वर्षण दो होते हैं, इनका रंग गुलाबी तथा आकृति में अंडाकार होते हैं। दोनों वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होते हैं जिसे वृषण कोष कहते हैं। वर्षण में पाई जाने वाली नलिकाओं को शुक्रजनन नलिकाएं कहते हैं। जो वर्षण की इकाई है, यानी कि वर्षण की जो क्रियात्मक इकाई है वो क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या शुक्रजनन नलिकाएं। इन्हीं में शुक्राणु का निर्माण होता है। वर्षण में शुक्राणु का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन भी वर्षण में बनता है जो लड़कों में यौवन आरंभ के लक्षणों को नियंत्रित करता है। फिर देखिए मादाओं में प्राथमिक लैगिंग अंग के तौर पर एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। अंडाशय के दो प्रमुख कार्य होते हैं। प्रथम, ये मादा जनन कोशिकाओं यानी अंडाणु का निर्माण करता है। द्वितीय, ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर हार्मोनों का निर्माण करता है। एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दोनों अंडाशय उदर गुहा में वृक्कों के नीचे श्रोणी भाग में गर्भाशय
के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय में असंख्य विशिष्ट संरचनाएं जिन्हें अंडाशयी पुट्टिकाएं कहा जाता है पाई जाती है। ओवेरियन फॉलिकल्स पाई जाती है। ये पुट्टिकाएं अंडाणु निर्माण करती है। अंडाणु का निर्माण कौन करता है? ये ओवेरियन फॉलिकल्स ही अंडाणु का निर्माण करती है। अंडाणु परिपक्व होने के पश्चात अंडाशय से निकलकर अंडवाहिनी से होकर गर्भाशय तक पहुंचता है। अंडाशय से स्रावित हार्मोन, स्त्रियों में होने वाले लैंगिक परिवर्तन, अंडाणु के निर्माण आदि कार्यों में मदद करता है। तो इस तरीके से आपके इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। आप इसको पॉज करके अच्छे से लिख लेना। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका की संरचना को चित्र के माध्यम से समझाइए। हाइपोथैलेमस तथा पीयूष ग्रंथि के महत्व को स्पष्ट कीजिए। देखिए, तंत्रिका तंत्र का निर्माण कोशिकाओं अथवा न्यूरॉन्स द्वारा होता है। ये तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कौन? तंत्रिका तंत्र में जो न्यूरॉन्स होते हैं या तंत्रिक कोशिका होती है वो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तंत्रिका कोशिका की संरचना देखिए, ये 3 भागों से मिलकर बनी हुई होती है। पहला होता है सोमा अथवा कोशिका काय, इसको साइटोन भी कहते हैं, इसको साइटोन भी कहते हैं। देखिए, ये कोशिका का प्रमुख भाग होता है जिसमें एक केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य पाया जाता है। केंद्रक में एक स्पष्ट केंद्रिका होती है, जबकि कोशिका द्रव्य में नीजल कणिकाएं तथा न्यूरोफाइब्रिल्स नामक सूक्ष्म तंतु पाए जाते हैं। देखिए, ये कोशिका काय होता है, इसमें आपको एक केंद्रक साफ दिखाई दे रहा है, इसको कोशिका काय कहते हैं। इसमें नीजल कण पाए जाते हैं और ये जो है आपके दुर्मांस में इसके अंदर दिखाई दे रहा है। फिर देखिए, दुर्मांस में ये छोटे शाखित प्रवर्ध होते हैं जो कोशिका काय की शाखाओं के तौर पर पाए जाते हैं। ये तंतु उद्दीपनों को कोशिका काय की ओर भेजते हैं। देखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं ये दुर्मांस में ये उद्दीपनों को कहाँ भेजते हैं? इस कोशिका काय में भेजते हैं। ये तंत्रिकाक्ष है पूरा का पूरा यहाँ तक। फिर ये सिनेप्टिक पुट्टिकाएँ और ये तंत्रिकाक्ष का सिरा। देखिए, नेक्स्ट आता है अपने पास एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष। ये एक लंबा प्रवर्ध होता है जो सोमा से निकलता है। तंत्रिकाक्ष में संदेश सोमा से दूर चले जाते हैं, अपने दूरस्थ सिरे तंत्रिकाक्ष से शाखित हो जाता है। प्रत्येक शाखा के अंतिम सिरे पर अवग्रंथनी घुंडी या सिनेप्टिक नोब अथवा अंतस्थ बटन नामक सूक्ष्म विवर्धन पाया जाता है, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर नामक पदार्थ पाए जाते हैं। ये तंत्रिका आवेगों के संप्रेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तंत्रिकाक्ष के माध्यम से आवेग न्यूरॉन से बाहर निकलते हैं। एक न्यूरॉन के दुर्मांस के दूसरे न्यूरॉन के तंत्रिकाक्ष से मिलने के स्थान को संधि स्थल या सिनेप्स कहते हैं, अर्थात 2 न्यूरॉनों के बीच वाले संधि स्थानों को युग्मानुबंधन या सिनेप्स कहते हैं। हाइपोथैलेमस तथा पीयूष ग्रंथि का महत्व देखिए। अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा जो नियंत्रण स्थापित किया जाता है उसमें हाइपोथैलेमस सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों से सूचना एकत्रित कर इन सूचनाओं को विभिन्न स्रावों तथा तंत्रिकाओं द्वारा पीयूष ग्रंथि तक पहुंचाता है। पीयूष ग्रंथि इन सूचनाओं के आधार पर अपने विभिन्न स्रावणों की सहायता से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाओं को नियंत्रित करती है। ये ग्रंथियां पीयूष ग्रंथि के निर्देशानुसार भिन्न भिन्न हार्मोनों का स्रवण करती है। ये स्रावित हार्मोन मानव शरीर में अनेक कार्य जैसे वृद्धि, उपापचयी क्रियाएं आदि संपादित तथा नियंत्रित करते हैं। हार्मोन लक्ष्य ऊतकों पर उपस्थित विशिष्ट प्रोटीन से जुड़कर अपना प्रभाव डालती है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में जो बुक के अंदर जो क्वेश्चन दे रखे थे वो यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, उनकी चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही है। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो आप इसको लाइक करना और अपने दोस्त को अधिक से अधिक शेयर करना इसको। ठीक है, धन्यवाद।